वैसे बजट की थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, लेकिन जो मिडिल क्लास पे फोकस है वो इस बात पे है कि भाई इसको कितना निचोड़ सकते हो, कितना इससे वसूल सकते हो, वसूल लो, खींच लो, कुछ भी बचने मत दो इसके पास। आप ये समझ सकते हैं कि देश का हर एक नागरिक किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स जरूर देता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी टैक्स, कुछ भी आप खरीदोगे कहीं ना कहीं टैक्स लगता ही है। लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1.6% के आसपास जो है लोग देते हैं देश में रहने वाले, बस 1.6% आबादी पे, बाकी पूरी आबादी का इतना ज्यादा जो है भार है यहां पे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है इस बार का एस्टिमेटेड जो रखा गया बजट एस्टिमेट, वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा हो जाएगा भाई साहब। अभी मैं बताऊंगा कई सारे क्वेश्चंस के माध्यम से। और इसीलिए कई सारी जो पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मिडिल क्लास और आम जनता विरोधी जो सरकार पे, वो ऐसे ही आरोप नहीं लगाए जाते हैं। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि फॉरेन की जो कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स देती थी वो अभी तक 40% था, है ना, अब उसको घटा के 35% कर दिया गया। ठीक, दूसरी तरफ जो इंडिया में रहने वाले लोग बेचारे घरों वगैरह में इन्वेस्ट कर देते थे कि भाई घर है, लॉन्ग टर्म जो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, घटेगा तो नहीं। इन्होंने एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उसमें, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसके बाद जो कैपिटल गेन्स होता था उस पर टैक्स लगता था। अब इन्होंने इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट ही हटा दिया। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आपने 100 रुपए की ली, 20 साल बाद आप जो है उसको बेचते हैं और वो प्रॉपर्टी मान लो 500 की बिक रही है। ठीक, तो पहले क्या होता था कि 100 रुपए में आपने ली तो 20 साल बाद उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकाली जाती थी, वो होती मान लो 450 रुपए। ठीक है, और 500 पे बेच रहा है तो 500 माइनस 450 यानी कि 50 रुपए में 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। ठीक, वो 10 ही रुपए तो हुआ। अब आप देखिए नया रिजीम कह रहे हैं कि इंडेक्सेशन हटा दिया हमने, सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि सब बिल्कुल सरल सरल होना चाहिए। अब आप ये सोचिए 20 साल बाद आप उसको बेचोगे, 100 रुपए में ली थी, ठीक है, 500 की बेच रहे हो, तो भाई 500 से सीधे सीधे 100 घटाया जाएगा। वो जो इन्फ्लेशन वाला है वो हटा दिया कंपोनेंट, तो 400 रुपए में 12.5% जो है टैक्स लगाया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो पहले 20% के हिसाब से लगता था 10 रुपया, ठीक है, अब आप 400 का 12.5% निकालोगे तो आएगा 50 रुपया, यानी कि 40 रुपया ज्यादा। आप समझ रहे हो कि ये कितना जो है वैसा फैसला साबित होगा। आप देखिए पूरा हाहाकार मचा हुआ है, मार्केट भी बिल्कुल डाउन जाने लगी है। कई लोग इसको समझ ही नहीं पाए होंगे, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो एक तरफ ये इसीलिए लोग मतलब कहने लगे हैं कि भाई घर वालों को, देश वालों को आप निचोड़ निचोड़ के वो फॉरेन कंपनीज का कॉर्पोरेट टैक्स जो कर रहे हो वो हमारे पैसे से जा रहा है। ये जो है चीज़ें ऐसे ही नहीं उठती हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जितने भी बजट में है वो सब मैंने इन क्वेश्चंस में कवर किए हैं। आप इनको देखिए, लुत्फ उठाइए। मैं खुद इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत दिनों बाद जो है बजट वगैरह आया है। आप लोग बोले तो देखो बजट का पापा वीडियो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप जो, क्योंकि कई सारे पेड ग्रुप में ही कमिटमेंट्स हैं हमारे, पेड ग्रुप में एक्सक्लूसिवली वीडियोज़ हम देते हैं। यूपी पीसीएस में, आरओ में, बीओ में सारे के ग्रुप चल रहे हैं 2024-25 की तैयारी के लिए। एसएससी का भी जीएस का ग्रुप आ चुका है। हमारे नंबर पर कॉल करके आप ज्ञान सर एडुकेशन से जो है डाउनलोड कर सकते हैं उसको। यूपी पुलिस का भी कोर्स कंप्लीट वाला आ चुका है और आरआरबी वाला भी आएगा। इस वीडियो में 5000 लाइक होने चाहिए। अगर 5000 लाइक हो गए तो बजट का कंप्लीट पापा वीडियो लेमन वाली भाषा में समझाते हुए बना दूंगा। चलो अब इन क्वेश्चंस को देखो और इनमें मैक्सिमम फैक्ट मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, आओ देखा जाए फिर खेला खेला जाए। चलो पहला जो है ये क्वेश्चन ये है कि बजट में इनमें से कौन कौन सी पॉलिसी अनसर्टेनिटी यानी कि नीति अनिश्चितता के कारण जो ग्रोथ है मतलब उसमें डाउनसाइड रिस्क बताया जा रहा है और इन्फ्लेशन वगैरह जो है बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं, वही बोलते हैं अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन। कौन कौन से हैं इसमें? तीनों ही होंगे, डी है इसका आंसर। ठीक है, एलिवेटेड एसेट प्राइस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस। वैसे ही कॉमन सेंस वाला भी थोड़ा क्वेश्चन है, डी है इसका आंसर है। बताइए सेकंड क्वेश्चन, 4 मेजर कास्ट कौन कौन सी मेंशन करी गई हैं इंटरिम बजट में? इंटरिम बजट आया था, उसके बाद ये जो है ओवरऑल पूरा बजट आया है। बताइए कौन कौन सा इसमें है, जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर है डी, कोई भी इनमें से कास्ट नहीं है, ये वाली कास्ट है। गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि वुमेन, युवा यानी कि यूथ और अन्नदाता यानी कि फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में 9 प्रायोरिटीज़ के बारे में बताया गया। बताइए छाट पाएंगे इनमें से कौन सी नहीं है वो प्रायोरिटी? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, 2 सेकंड लेके जल्दी छाटिए, बताइए जल्दी कमेंट करके। और इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं करी थी भैया, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी थी, इसीलिए प्रायोरिटीज़ को ध्यान से देखना है। 9 प्रायोरिटीज़ हैं, ध्यान से देख लीजिए। प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग और इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज
और अर्बन डेवलपमेंट, इनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ध्यान रखना, एक बार ध्यान से पढ़ना टर्म। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसका हिंदी वगैरह का वर्जन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ। अब आप बताइए, बजट की जो थीम है इनमें से किस किस पर बेस्ड है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, ठीक है, एसएमई नहीं, एमएसएमई होना चाहिए था यहाँ पे, लोअर क्लास नहीं, मिडिल क्लास को ही तो नहीं छोड़ेंगे। खैर, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो ये इस पे बेस्ड है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बजट के हिसाब से कौन सा सत्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। इसमें देखिए, सी वाला जो है सत्य नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों सत्य हैं। 109 हाइल्ड और क्लाइमेट रिलिएंट वैरायटी जो है डेवलप करी जाएंगी, रिलीज करा जाएगा 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, तो ये सही है। ये नंबर याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली, ठीक है, और जलवायु लचीली किस्में जारी करी जाएंगी। अगले 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं उनको ऑर्गेनिक और जो है नेचुरल फार्मिंग वगैरह के में लाया जाएगा। ये 20,000 नहीं, ये 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और नाबार्ड के माध्यम से जो ये श्रिम्प फार्मिंग होती है और इसका एक्सपोर्ट, इसको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। 20,000 नहीं, ये देखो यहाँ भी गलत लग गया, ये 10,000 है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं नहीं, क्योंकि मैंने बनाए हैं। बाकी यूट्यूब में जो लोग देख रहे हो, जो हमारे चैनल से हर चीज़ कॉपी करते हैं, वो लोग बजट वगैरह भी कई लोग दे नहीं पाते हैं, इसीलिए तो जो भी कॉपी कट यूट्यूबर्स हैं यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं और 1 मिलियन व्यू पा सकते हैं। खैर, मुझे तो कितने मिलेंगे ही। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर यानी कि कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान किया गया बजट में? जल्दी बताओ कमेंट करके। इसका आंसर है सी, 1.52 लाख करोड़। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय सहयोग नीति किससे संबंधित है? अगर ये वाला क्वेश्चन सही बात आप लोग पॉज करके दें और कोई इसका सही आंसर सही बात दे पाए तो बड़ी बात होगी। मुझे लगता नहीं कोई दे पाएगा इसका आंसर। इसका आंसर है डी, क्योंकि यहां से ना कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉपरेशन किस चीज़ का। भाई, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भाई ऐसी पॉलिसी क्यों लाएगा कोई बजट में? यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये, ठीक है। रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए, कई सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करने के लिए। फिर इसके बाद है बजट के हिसाब से, बजट 2024-25 के हिसाब से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में, जो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, मतलब क्या क्या इनमें से सही है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, डी इसका आंसर है, ठीक है। जन समर्थ बेस्ड किसान कार्ड भी इशू किए जाएंगे, क्रॉप सर्वे किया जाएगा, 400 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, और डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें जो है फार्मर्स और उनके लैंड को 3 साल के अंदर कवर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आप बताओ, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, या फिर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 2024-25 में कौन देगा? अभी मैंने शुरू में इंट्रो में बताया, इनमें से सबसे ज़्यादा देगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वालों को ही तो जो है निचोड़ा जा रहा है हर तरीके से। देखो, आंसर इसका ये है। ये वाला डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, हर बार आता है। अब हालांकि ये है ज़रूर, लेकिन ये नंबर 2 पे ही है। सबसे ज़्यादा तो हम उधारी लेते हैं, वो मैंने ऑप्शन में दिया नहीं था। तो भैया, सबसे ज़्यादा पैसा आएगा उधारी से, समझ रहे हैं, 27%। सेकंड पे आ गया है हमारा इनकम टैक्स। निचोड़ दो बिल्कुल इसको सर। इसको सरकार का टारगेट इंटरनली, मुझे लगता है किसी ना किसी 2-3 साल के अंदर इसको फर्स्ट पे लाना है। क्यों उधारी ली जाए जब अपने 1.6% लोग हैं, इनको और निचोड़ दो। अपने देश में एक ये चीज़ है कि भाई, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो फिर आप ज़्यादा फायदे में हो, क्योंकि सरकार गरीब कल्याण योजना में राशन वगैरह दे ही देती है, आवास योजना में घर वगैरह दे ही दे रही है, और बहुत सारी योजना में राशन कार्ड बनवा लो, गैस ले लो, सब ले लो। लेकिन कहीं आप अगर 15-20 लाख से ज़्यादा कमाने लगे गुरु ना, तो फिर आपकी सामत है। फिर उससे जितना ज़्यादा कमाते जाओगे, जितना ज़्यादा कमाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी पिलाई करती जाएगी सरकार, और उतना ज़्यादा आपसे छीनती जाएगी। बहुत ही जो है टैक्स रिग्रेसिव जो है यहाँ पे है, क्या ही बोला जाए। खैर, अपने मुद्दे पर रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग पे, फिर जो है इनकम टैक्स, नंबर 3 पे जीएसटी वगैरह है, नंबर 4 पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, 4 जो है करीबन आप जरूर याद रखिए, बाकी ये फिगर इंपॉर्टेंट है। फिर यह सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कहाँ किया जाएगा? बताओ जल्दी कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा देख लिया करो एक बार। 20% देखो यहाँ खर्चा किया जाएगा। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट, भाई इतना उधारी ले ही रहे हो नंबर 1 पे, तो पैसा भी तो ब्याज देना पड़ेगा ना, कि नहीं दोगे? सेकंड नंबर पे हो गया। फिर थर्ड नंबर पे ये वाला हो गया अपना
सेंट्रल सेक्टर स्कीम वगैरह का है, ठीक है। सब्सिडी वगैरह पे 6% और देख सकते हैं आप एक बार। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट के एस्टिमेट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट कितना जो है अनुमानित है, जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4.9%। अब ये देखिए ज़रूरी है, जो ये डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स है आप इसमें देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ अपनी जीडीपी, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख करोड़ है, समझ रहे हो आपकी नहीं? रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6%, प्राइमरी डेफिसिट 4.5 लाख करोड़ या फिर 1.4% ऑफ जीडीपी। अच्छा एक चीज़ और है, कई लोगों को मैं वीडियो देखा, उनको बजट पढ़ा डाला, यही नहीं बताया बजट है कितने का। भाई बजट कितने का है ध्यान रखना, 48.2 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। 48.2 लाख करोड़ जो है सरकार को ख़त्म करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर करना है, वही है टोटल बजट। उतना किसी ना किसी तरह सरकार लाई आएगी। हालांकि उनकी जो रिसिप्ट है वो काफ़ी कम है, 30-32 लाख करोड़ के आसपास है, बाकी वो अपना ले लेती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और चीज़ कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.9% ज़रूर है, तो भैया वो हम कैसे सोर्स करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग जो है फिस्कल डेफिसिट में, नंबर 1 है मार्केट बोरोइंग, नंबर 2 पे होता है सिक्योरिटीज़ अगेन स्मॉल सेविंग, हर बार मैं बताता हूँ, आपको याद होगा शायद। और फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ जो 2021 में अनाउंस किया गया था, वो कहा था कि भाई 4.5% हम अचीव करेंगे। अब फिर से बोल दिया कि अगले साल तक। ये हमेशा यही होता है कि भाई जब टारगेट हर बार ये रखते हैं कि भाई ये हम अचीव करेंगे, लेकिन हर बार यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, तो ये कहते हैं चलो इसको हटाओ, ये टारगेट है अब हमारा। तो मतलब टारगेट अगर पूरा ना कर पाओ तो उसका बेंचमार्क ही बढ़ा दो, ये है मतलब कुल मिला के। बजट के हिसाब से बताइए जल्दी कि ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जीएसडीपी निकल रहा है बार बार, जीडीपी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन है यहाँ पे। इसके लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण ये डायग्राम है, आप देखिए इसको। 6.8% हमारा डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है 5%। तो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जो हो गया 11.8% ऑफ जीडीपी हो गया, डी इसका आंसर। इसका बताइए कि बजट के हिसाब से हाईएस्ट एलोकेशन किस स्कीम को जो है किया गया है। मैं पक्का शर्त लगा के बता सकता हूं कि आप लोग गलत करोगे क्वेश्चन। मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर मनरेगा है, नहीं है इसका आंसर मनरेगा। इसका आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब अगले 5 साल के लिए और भैया कर दी गई है, जो है आगे बढ़ा दी गई है, तो फिर 2 लाख करोड़ रुपए इसी में जा रहा है। नंबर 2 पे जो है मनरेगा है, अगर वैसे देखा जाए बड़ी स्कीम के लिए। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मनरेगा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अपना जल जीवन मिशन है और ये कृषि सम्मान वगैरह है। अब ये जो एक पिक है, इसमें यूरिया सब्सिडी को भी इन्होंने लिख दिया है। इसको कोई स्कीम नहीं मानते हैं, हालांकि ये देनी तो पड़ती है। अच्छा सब्सिडी में ध्यान रखना, फूड, फर्टिलाइजर और फिर उसके बाद पेट्रोलियम, एफएफपी, ये फॉर्मूला याद रखना है, कई सालों से चला आ रहा है। सब्सिडी पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ में, किस सेक्टर में जाती है? भाई फूड में सबसे ज़्यादा। अनाज वनाज ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। फिर फर्टिलाइजर और फिर है पेट्रोलियम, ध्यान रखना ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो मिनिस्ट्री वाइज बताओ सबसे ज़्यादा किसके लिए आवंटित किया गया है? इसका भी आंसर गलत दोगे इसका आंसर हालांकि, अच्छा इसका हिंदी में ही गलत लिख दिया गया है, चलो इसका ऐसे ही देख लो भाई। मिनिस्ट्री वाइज सबसे ज़्यादा किया गया एलोकेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी है इसका आंसर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ टोटल मिला के जो है मिला है, और ये मिनिस्ट्री वाइज किसी भी मिनिस्ट्री के लिए हाईएस्ट है, ठीक है। ये जो है 12.9% ऑफ बजटरी एस्टिमेट है, ये ध्यान रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेशन किया गया है? 11,11,111 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इसमें, 3.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं किस मिनिस्ट्री को कितना मिला, डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.2 लाख करोड़। तो मिनिस्ट्री वाइज अगर हाईएस्ट पूछेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री, ध्यान रखना। और स्कीम वाइज में गरीब कल्याण, अगर गरीब कल्याण ना ऑप्शन दिया हो तो मनरेगा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल को 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर को 1.52 समथिंग, और बाकी होम अफेयर्स ये सब है। और एजुकेशन को भी अभी तक का हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है 1.25 लाख करोड़ का। तो ये एक बार देख सकते हैं, हेल्थ को जो है 89,000 समथिंग का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया के जो एजुकेशन पे जो खर्च होता है, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बताना कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है वो। एजुकेशन पे बताइए, हेल्थ पे बताइए, डिफेंस पे बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी, सही आंसर दीजिए। अब बजट के हिसाब से ये वाला बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ।
तो इसका आंसर जो है वो है डी, चारों सही है। ये मैंने पहले ही शुरू में बता दिया आपको, कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनी पे रिड्यूस कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म को 12.5% कर दिया गया है। लेकिन बात वही है कि भाई इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है, इसके चक्कर में बवाल मचा हुआ है। एसटीटी को 0.02% कर दिया गया है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बहुत बात हुई है, बताइए इनमें से कौन कौन से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। चारों ही है इसमें, एनपीएस वात्सल्य का भी है, और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और भू आधार मिलेगा सारे लैंड्स के लिए, प्लस जो है जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, ये वाली जो है आप जरूर जो है एक बार पढ़ लीजिए, बाकी जब पूरा बजट जो है कराऊंगा तब इसको एक्सप्लेन करेंगे सही से। आप बताइए पूर्वोदय जो है वो कौन से स्टेट को नहीं कवर करेगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ लिख के भी, ये क्वेश्चन भी आप गलत ही टिक लगाओगे। इसका आंसर पता है क्या है? डी, छत्तीसगढ़। क्योंकि ये जो पूर्वोदय है इसमें ईस्टर्न रीजन जो है पूरा डेवलप करने के लिए उसको ऑल राउंड मतलब डेवलप किया जाएगा। उसमें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। वैसे भी बजट में ज़्यादातर चीज़ें तो बिहार और आंध्र प्रदेश को ही मिला है। उसके भी ऑब्वियस रीजंस हैं, आप जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट है, और बिहार के नीतीश जी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने जो है सपोर्ट दिया है, तभी तो सरकार बन पाई है। तो खूब जो है हौक हौक के बिहार को दिया गया है और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। लेकिन दर्शाया ऐसा गया कि नहीं भाई बिहार को जो है स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। अरे स्पेशल स्टेटस नहीं दिया सर, इतनी चीज़ें तो बिहार ही के लिए कर दी। आप बजट की स्पीच पढ़ो अगर, तो जो है पूरा पूरा पन्ने भर दिए गए हैं आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के लिए और बिहार के लिए। अच्छी बात है, खैर सरकार भी बचानी है भाई, 4-5 साल चलानी है। खैर तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताइए इनकरेक्ट कौन सा है इस बजट के हिसाब से, जल्दी बताइए कमेंट करके। इसमें गलत है इसका डी, आंध्र प्रदेश को 16,000 करोड़ का नहीं 15,000 करोड़ का जो है पैकेज दिया गया है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को शाइनिंग एक्सेप्शन बताया गया है, सही है ये। और 3 लाख करोड़ की जो स्कीम्स हैं वुमेन और गर्ल्स महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए करी गई हैं। 100 से ज़्यादा ब्रांचेस पोस्ट पेमेंट बैंक की सेटअप की जाएंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, ये तीनों बाकी सही हैं। ये 15,000 करोड़ का। चलो इसमें से बताओ जल्दी गलत कौन सा है, इसमें गलत चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिडबी जो है 26 नहीं 24 ब्रांच जो है करेगी, न्यू ब्रांच खोलेगी एमएसएमई क्लस्टर को की सेवाओं के लिए। मुद्रा लोन में 10 लाख से बढ़ा के जो है 20 लाख कर दिया गया है पिछले उधारकर्ताओं के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट हायर एजुकेशन लोन के लिए 10 लाख दिया जाएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में। और 5 स्कीम जो कि 4.1 करोड़ यूथ को फोकस करते हुए अगले 5 सालों में चलाई जाएंगी, जिसका सेंट्रल आउटले या फिर परिव्यय वो है 2 लाख करोड़ का। ये इसके जो है एक्सप्लेनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए आप, एक्चुअली जो प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के बारे में बोला जा रहा है भाई, उनमें से 3 तो हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये किस पर बेस्ड है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों पे इनरोलमेंट ईपीएफ फॉर्म कराना पड़ेगा, और फोकस किया जा रहा है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय की रिकॉग्निशन पे, और दोनों को एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयड दोनों को सपोर्ट करने की बात कही गई है। तो डी है इसका आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, प्रधानमंत्री पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स और इनिशिएटिव 4.1 करोड़ यूथ पे। ये यूथ पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि पेपर लीक वगैरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, युवाओं में भारी निराशा है, और सरकार जो है जो भी चीज़ें करती है लेकिन वो युवाओं को नहीं जो है सेटिस्फाई कर रही है। और सिस्टम भी इस तरह से है कि इतनी सारी पेपर लीक की इवेंट होती रहती हैं, लेकिन लॉ वगैरह तो चलो ला दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही ना करो तो फिर क्या फ़ायदा है। आप लोग तो जानते हैं सारी चीज़ें। तो खैर सेंट्रल इसका लेआउट कितना है? 2 लाख करोड़ का ही है। ठीक है, ए है इसका आंसर। अब इसको इसलिए डाला गया था कि इसको मैं समझा सकूं, कई लोग आपको समझा ही नहीं सकते हैं ये। एक्चुअली 5 जो है स्कीम है, देखो पहली स्कीम है कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए, दूसरी स्कीम है बल्क हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइमर्स मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के लिए, और इसमें जॉब क्रिएशन के लिए। ठीक है, फिर ये इंटर्नशिप वाली प्रोग्राम होगा, और फिर ITI को जो है ये अपग्रेडेशन किया जाए। उस तरह मिला के बना 2 लाख करोड़ का। ठीक है, और 5 साल के लिए है लगभग ये देखो इस तरह से, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंपल करके लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 स्कीम है ये। पहली क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। ठीक, दूसरा क्या है? जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तीसरा है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स के लिए। चौथा है स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, इसमें 20 लाख युवा को स्किल किया जाएगा अगले 5 साल के पीरियड में। ठीक है, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा हब और स्पोक अरेंजमेंट में। ठीक है,
कोर्स कंटेंट और जो भी डिज़ाइन है वो इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा पूरा। फोकस यहाँ पे आउटकम और क्वालिटी ऑफ स्किलिंग पे है, और इसमें टोटल आउटले 60,000 करोड़ का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30,000 करोड़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट 20,000, इंडस्ट्री 10,000 करोड़ का, जो CSR फंडिंग वगैरह से लेंगे। तो ये है प्रधानमंत्री की चौथी स्कीम, और ये है फिफ्थ। इसमें इंटर्नशिप मिलेगी टॉप कंपनीज में। 1 करोड़ युवा को जो है स्किल किया जाएगा अगले 5 सालों में, ठीक है। उसके बाद जो है ये 12 महीनों की यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाएगी, मंथली अलाउंस दिया जाएगा 5,000 रुपये का। ये उन्हीं पे अप्लाइड है जो लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं और जो किसी ना किसी फुल टाइम एजुकेशन में इंगेज नहीं है, 21 से 24 साल के। हालांकि जो होंगे भी वो भी फर्जी वगैरह सर्टिफिकेट बना के अप्लाई तो करेंगे ही। लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना बना के UPSC में IAS IPS बन गई, इसमें बनाना कौन सी बड़ी बात है। चलो बजट के हिसाब से बताओ कौन सा टैक्स खत्म कर दिया गवा है, और ये वाला खत्म कर दिया गवा है। एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब। जो भी चीज़ें मतलब उस तरह की हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने और जो है एडिशनल हाउस बनाए जाएंगे, ये बताना है आपको। तो ये होंगे टोटल, यहाँ पे PM आवास योजना लिखा है, रूरल और अर्बन दोनों को मिला के 3 करोड़ है, ध्यान रखना ही बात, आगे काम आएगी ये भी। तो इसका ऑप्शन है C, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, कितनी जो है ट्राइबल्स को या आदिवासियों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये कितने हैं, 5 करोड़, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A, और ये कवर करेगा 63,000 विलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल स्किल लोन कितने स्टूडेंट्स को जो है लाभ पहुंचाएगा, लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मॉडल स्किल लोन दिया जाएगा, और ये अप टू रहेगा कितना, 7.5 लाख तक का, ठीक है। और ये गारंटी के लिए इसमें गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड एक होगा, उससे जो है गारंटी दी जाएगी, और करीबन 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल फायदा करेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल नोड गया में जो है वो डेवलप किया जाएगा, ये किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे पड़ेगा। अब आप इससे देखिए, कॉमन सेंस का बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कौन सा किस किस स्टेट से जो है पास होगा या फिर कवर करेगा। तो अब गया है बिहार में, अब बिहार इन तीनों में से किसी में भी नहीं आता है। 5 इंडस्ट्रियल जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये आएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो कि ईस्टर्न जो रीजन है उसको कैटलाइज करेगा, उसके डेवलपमेंट को, और विकास भी और विरासत भी इस कैटेगरी में होगा ये। अब देखिए 5 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं ये DMIC, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें UP हरियाणा राजस्थान MP गुजरात और महाराष्ट्र है। मेनली जो है फंडेड बाई जापानीज़ है ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेन्नई बेंगलुरु वाला है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक जापानीज़ वाला है, ठीक है। जापानीज़ ने मतलब फंडिंग दी है। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर ये महाराष्ट्र कर्नाटक के लिए है। अमृतसर कोलकाता ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है इंडिया में, ठीक। अब आप बताइए, लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश बजट के हिसाब से क्या है, पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये देखिए आंध्र प्रदेश के लिए पूरा पेज ही भर गया, इतनी इनको जो है बेनिफिट दिए गए हैं। 15,000 करोड़ का ये भी ले लो, पोलावरम प्रोजेक्ट को भी जो है पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा जल्द से जल्द। उसके लिए जो फाइनेंस पैसा जो चीज़ें चाहिए वो लो। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक फैंसी पॉइंट जोड़ दिया गया कि दिस विल फैसिलिटेट आवर कंट्रीज फूड सिक्योरिटी एज वेल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी प्रमोट कर देंगे। कूपार्थी नोड जो कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, और ओरवाकल नोड जो कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। इसके अलावा जो भी बैकवर्ड रीजन है, रायलसीमा, प्राकसम, नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, सारा सब कुछ पूरा भाई सपोर्ट करेगा। मतलब भाई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सपोर्ट करेगी बिहार का और आंध्र प्रदेश का। अब भाई यूपी ने जो है कम सीटें दी हैं, तो यूपी को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाई भाई केंद्रीय बजट से। बजट में बोला गया है कि भाई जो है ये डेवलप किए जाएंगे प्लग और प्ले जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स, कंप्लीट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करा जाएगा। तो ये कितनी सिटी में किया जाएगा, इसका आंसर है D, 12 सिटी में किया जाएगा, ठीक है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे 100 सिटी में, तो इसका आंसर है C है इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। 12 इंडस्ट्रियल पार्क किए जाएंगे डेवलप, और ये होंगे 100 सिटी में, ठीक। चलो खैर आगे चलते हैं। फिर एक बात बताइए, बजट के हिसाब से ओनरशिप लीजिंग और फ्लैगिंग रिफॉर्म्स, स्वामित्व पट्टे और ध्वजांकन सुधारों को किस भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी के लिए सुधारा गया है, और ये है कौन सा शेयर बढ़ाने के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो हाउसिंग नीड्स हैं, 1 करोड़ अर्बन पुअर यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये है 10 लाख करोड़ का, B इसका आंसर है, ठीक है। उसमें से सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगा 2.2 लाख करोड़ का अगले 5 सालों में।
बजट के हिसाब से हार्ट्स या फिर स्ट्रीट फूड हब्स कितने शहरों में जो है डेवलप किए जाएंगे, कितने मतलब वीकली हार्ट्स आप कह सकते हैं या फिर ये क्या बोलते हैं साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे सिलेक्टेड सिटीज़ में। 100 किए जाएंगे। अब तो फूड ब्लॉगर्स के मजे ही मजे, मजे ही मजे भाई, मजे मजे। अब इतने सारे जो है वीकली आर्ट और स्ट्रीट फूड अब बन जाएंगे तो फिर आप देखेंगे आने वाले टाइम पे हम सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, जैसे बड़ा पाव घर ला चुके हैं मार्केट में, पानी पूरी बीटेक वाली और जो है डॉली चाय वाला, इससे बहुत सारे सितारे आएंगे जो भारतवर्ष को हर जगह दुनिया के पटल पर हर जगह जो है इंस्पायर और मोटिवेट करने का काम करेंगे और भारत बहुत जल्द एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि जो बीच बीच में मैं सरकाज़म करता हूँ सही बात कर देता हूँ, भाई थोड़ा कॉमन सेंस रखा करिए प्लीज। अंतरिम बजट के बाद 15 फरवरी को एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी गई थी। तो इससे लगभग जो है कितने करोड़ हाउस होल्ड जो है लाभान्वित होंगे, या कितने घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी? जल्दी बताओ इसका। इसका आंसर है ए। एक स्कीम इंपॉर्टेंट है ये, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024। ठीक है। एम क्या है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी है ना। दिल्ली वाला मॉडल जो है अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट भी अपनाती जा रही है। 1 करोड़ घरों को फ़ायदा होगा, 300 यूनिट एवरी मंथ। इतना सारा पैसा जो है भाई मिडिल क्लास तो है ही, और टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया जाएगा और अगली बार देखो इनकम टैक्स में और ब्रैकेट लगा के जैसे इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट हटा दिया गया, ऐसा ही कुछ और अगली बार खेला हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी चाहिए सब जो है बिजली फ्री कर दो, घर फ्री कर दो, जो जो चीज़ें चाहिए सब फ्री कर दो, और मिडिल क्लास वाले जो टैक्स देते हैं उनको कोई बेनिफिट ना दो, सरकार का ये मानना है। तो खैर प्रधानमंत्री सूर्य जो है घर मुफ्त बिजली योजना है, 1 करोड़ लोग को फ़ायदा मिलेगा, 300 यूनिट बिजली। भाई गरीबों को दो, ये तो ठीक भी है। उसके लिए 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन पहले हो गए, वाह। जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर को जो है बाकायदा एक वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है, उसी की तर्ज पर बजट में किसको बनाने की बात करी गई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसमें बिहार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये विष्णुपद टेम्पल एट गया, महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, इन दोनों को बाकायदा वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो है बनाया जाएगा टॉप कप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। राजगीर जो है ये होल्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों के लिए। इसके अलावा जो है नालंदा को भी एक टूरिस्ट सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा। बताओ नालंदा को किसने चलाया था? ये बड़ा जो है वैसा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल। लास्ट क्वेश्चन, स्पेस इकोनॉमी को जो है एक तरह से विस्तार करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने बजट में यहाँ पे बोला है कि भाई स्थापित किया जाएगा। कितने करोड़ का होगा? 1000 करोड़। ए है इसका आंसर। समझ में आ गई बात? अब बताओ निर्मला सीतारमन जी का ये कौन से नंबर का बजट है? ठीक। दूसरी बात, कौन सा ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर जो है फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया? जल्दी बताइए, नाम बताइए। एक बजट को बोला गया था कैरेट एंड स्टिक बजट, बताओ वो कौन से ईयर में पास किया गया था? ये तो 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिए और लाइक जरूर कर लेना। 5000 लाइक होंगे तभी जो मैं बजट का पापा वीडियो बनाऊंगा उसको फ्री करूंगा, अदरवाइज वो पेड में ही मिलेगा। चलो बजट के सारे प्रोविजन देख लिए इंपॉर्टेंट वाले, जाओ अपना अपना खेल खिलो।